नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 12 की जो पाठ्य पुस्तक अभिव्यक्ति और माध्यम है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी अनिवार्य और साहित्य दोनों से संबंधित है और ये भाग है अपना फर्स्ट। सेकंड भाग का वीडियो भी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेगा। तो आज हम भाग फर्स्ट के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनकी बात करते हैं। ध्यान रखिए, ये पाठ्य पुस्तक हिंदी अनिवार्य और साहित्य दोनों के लिए है और दोनों में जो पाठ्यक्रम बोर्ड की दृष्टि से जो शामिल किए गए हैं उसी के बारे में हम आज महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। यथासंभव यहाँ पर मैंने सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनका जिक्र किया है। तो पहला प्रश्न है कि इस प्रकार, पहला प्रश्न, जनसंचार के कौन कौन से लोकप्रिय माध्यम वर्तमान में प्रचलित है? तो इसका उत्तर है टेलीविजन और इंटरनेट लोकप्रिय माध्यम वर्तमान में उपलब्ध है। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, वह है कि समाचार लेखन में 6 ककार कौन कौन से? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये है कौन, कौन, क्या, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। ये 6 ककार है। क्योंकि ये कैसे शुरू हो रहे हैं इसलिए इनको 6 ककार नाम दिया है। प्रश्न नंबर 3, हिंदी में प्रकाशित होने वाले मुख्य समाचार पत्रों के नाम लिखिए। नवभारत टाइम्स, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला और दैनिक भास्कर। यहाँ पर नवभारत टाइम्स हिंदी का समाचार पत्र है। नवभारत टाइम्स है, यहाँ पर एक तरीके से हम माने तो ये अंग्रेजी का भी है, तो इसको आप हटा सकते हैं। और हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला और दैनिक भास्कर, इन 4 के आप नाम लिख सकते हैं। ठीक। इसके बाद आगे का प्रश्न है वो इस प्रकार है कि उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कि उल्टा पिरामिड शैली क्या है। तो समाचार लेखन की ये लोकप्रिय शैली है, लगभग समाचार इसी शैली में लिखे जाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य उनको पहले लिखा जाता है और उसके बाद घटते हुए क्रम में अन्य तथ्यों को लिखा जाता है। जिस प्रकार क्लाइमैक्स होता है ना, सारांश, वो नाटक के अंत में आता है। इसके ठीक विपरीत जो समाचार होते हैं उनमें क्लाइमैक्स है वो सबसे पहले आता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यह नाटक के ठीक विपरीत है। नाटक में क्लाइमैक्स अंत में आता है लेकिन समाचार लेखन में क्लाइमैक्स पहले आता है और इसके बाद विवरण शैली में समाचार लिखा जाता है। इसके बाद प्रश्न है, नाटक के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो ये आपके जोधपुर जिला समान परीक्षा में पूछा भी था एक प्रश्न कि नाटक का कौन सा तत्व है। तो नाटक के तत्व है समय का बंधन, शब्द, नाटकीयता, संवाद, द्वंद्व, चरित्र योजना, भाषा शिल्प, ध्वनि योजना, प्रकाश योजना, वेशभूषा और रंगमंचीयता। ये नाटक के प्रमुख तत्व है। इसके बाद आगे का प्रश्न है कि जनसंचार का माध्यम कौन कौन से? जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं? यहाँ पर आप के माने तो जनसंचार के प्रमुख माध्यम मुद्रित है, प्रिंट है, टेलीविजन है, रेडियो है और इंटरनेट है। ये जनसंचार के प्रमुख माध्यम है। प्रश्न नंबर 7, जनसंचार का सबसे प्राचीन माध्यम कौन सा है? इनमें से प्राचीन कौन है? तो इनमें से प्राचीन मुद्रित है। तो यहाँ पर मुद्रित अर्थात प्रिंट माध्यम सबसे प्राचीन है। इसके बाद आगे का प्रश्न है कि रेडियो जनसंचार का कैसा माध्यम है? तो रेडियो जनसंचार का श्रव्य माध्यम है और जिसमें शब्द होते हैं, ध्वनि होती है और स्वर आदि प्रमुख होते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, उल्टा पिरामिड शैली के कितने भाग होते हैं? तो उल्टा पिरामिड शैली समाचार की एक प्रमुख शैली है और इसमें 3 भाग होते हैं। कितने होते हैं? 3 भाग। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे देखिए 3 भाग ये इस प्रकार है। सबसे पहले है इंट्रो, ये समाचार का मुख्य भाग होता है और इसमें इसकी संपूर्ण जानकारी निहित होती है। फिर होता है बॉडी, घटते क्रम में खबर के सभी तथ्य मौजूद होते हैं और इसमें इंट्रो में दिए गए संपूर्ण जानकारी होती है। संपूर्ण से कम जानकारी होती है, यानी संपूर्ण जानकारी इसमें नहीं होती। और समापन है, इस बिंदु में संपूर्ण जानकारी नहीं होती परंतु ऊपर दिए गए बिंदुओं के समाचारों के सभी तथ्य मौजूद होते हैं, इसलिए इस बिंदु में सूचना को छोटा या कम किया जाता है। इसके बाद आगे का जो प्रश्न है वो है इस प्रकार कि टेलीविजन जनसंचार का कैसा माध्यम है? तो ये सर्व दृश्य माध्यम है। टेलीविजन में आवाज के साथ दृश्य भी देखा जा सकता है। और प्रश्न नंबर 11, इंटरनेट पत्रकारिता क्या? इसको मैं नाम दूंगा वेरी वेरी
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह है कि समाचार पत्रों का इंटरनेट पर प्रकाशन अथवा खबरों का इंटरनेट पर आदान प्रदान क्या कहलाता है? इंटरनेट पत्रकारिता। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 12 है वह इस प्रकार है, पूछा जा सकता है कि इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ कब हुआ? तो इंटरनेट पत्रकारिता का प्रारंभ 1993 से माना जाता है। 1993 इसका प्रथम युग माना जाता है, जबकि 2003 में इसका दूसरा युग और वर्तमान में तीसरा युग है वो इंटरनेट पत्रकारिता का चल रहा है। इसके बाद यदि प्रश्न नंबर 13 की बात करें तो वह इस प्रकार है कि जनसंचार माध्यमों की भाषा शैली है वो किस प्रकार होनी चाहिए? तो जनसंचार के माध्यमों की भाषा सरल, जनसामान्य से जुड़ी हुई और छोटे छोटे वाक्यों से युक्त होनी चाहिए, जिससे पाठक या श्रोता आसानी से समझ सके और उनकी रुचि बनी रहे। इसके बाद का प्रश्न है वह भी कुछ इसी प्रकार है कि जनसंचार के प्रमुख माध्यम कौन कौन से हैं? तो जनसंचार के यदि आज के माध्यम में बात करें, समाचार पत्र और पत्रिकाएं प्रिंट में है, फिल्म है, टेलीविजन है, रेडियो है, टेलीफोन है, इंटरनेट है, पुस्तकें हैं, ये सभी है। अब बात आती है कि प्रिंट माध्यम क्या है? तो प्रिंट माध्यम क्या है कि संचार के जो साधन प्रिंट अथवा छपे हुए रूप में लोगों तक सूचनाएं पहुंचाते हैं उन्हें अपने कहते हैं प्रिंट या मुद्रित। अब पूछ लिया जाए कि प्रिंट माध्यम के दो प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? तो प्रिंट माध्यम के दो प्रमुख साधन जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, एक समाचार पत्र और दूसरा पत्रिका। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है कि प्रिंट मीडिया का हमेशा महत्व बना रहेगा, क्यों? तो वाणी, विचारों, सूचनाओं, समाचारों आदि को लिखित रूप में रिकॉर्ड करने का आरंभिक साधन होने के कारण प्रिंट मीडिया का महत्व हमेशा बना रहेगा। इसके बाद प्रश्न बनता है कि पत्रकारिता किसे कहते हैं? तो पत्रकारिता किसे कहते हैं? प्रिंट, रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट किसी भी माध्यम से खबरों के संचार को क्या कहते हैं? पत्रकारिता। प्रश्न नंबर 6, भारत में अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो इसका उत्तर कुछ इस प्रकार है कि भारत में अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की बंगाल गजट जो समाचार पत्र है उससे हुई और ये कोलकाता से हुई, तत्कालीन नाम कलकत्ता। इसके बाद आगे का प्रश्न है कि हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था और इसके संपादक कौन थे? तो ये पत्र था उदंत मार्तंड और इसके संपादक थे पंडित जुगल किशोर शुक्ल। प्रश्न नंबर 8 इस प्रकार है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व पत्रिका एक मिशन थी, कैसे? तो इसका उत्तर है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व पत्रकारिता का एक ही लक्ष्य था, स्वतंत्रता की प्राप्ति। तो एक ही लक्ष्य था, स्वतंत्रता की प्राप्ति। इस प्रकार पत्रकारिता उस समय एक मिशन थी। लेकिन इसके बाद पत्रकारिता क्या बन गई? तो यहाँ पे देखिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पत्रकारिता में किस प्रकार बदलाव आया। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शुरू के 2 दशकों तक पत्रकारिता का लक्ष्य रहा राष्ट्र निर्माण। पहले मिशन यानी स्वतंत्रता प्राप्ति, फिर रहा राष्ट्र निर्माण, और उसके बाद उसका चरित्र व्यावसायिक बन गया है यानी प्रोफेशनल, अधिक से अधिक धनार्जन। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का पहला छापाखाना कब और कहाँ स्थापित हुआ? तो ये छापाखाना 1556 कहाँ हुआ? गोवा। इसके बाद का प्रश्न देखें तो इस प्रकार है कि इन्हीं 2 समाचार एजेंसियों के नाम लिखिए। तो ये समाचार एजेंसी पूछा जा सकता है पीटीआई और यूएनआई। अब प्रश्न है टेलीविजन से संदर्भ कि ड्राई एंकर किसे कहते हैं? ड्राई एंकर किसे कहते हैं? तो जब एंकर खबर के बारे में सीधे सीधे बताता है कि कहाँ, क्या, कब और कैसे हुआ, तथा जब तक खबर के दृश्य नहीं आते एंकर दर्शकों को रिपोर्ट से मिलने वाली जानकारियों के आधार पर सूचनाएं पहुंचाता है, तो उसे अपने कहते हैं ड्राई एंकर। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, फोन इन का आशय बताइए। फोन इन क्या है? तो फोन इन वे सूचनाएं और समाचार होते हैं जिन्हें एंकर रिपोर्टर से फोन पर बातें करके दर्शकों तक पहुंचाता है। इसमें रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 इस प्रकार है, एंकर बाइट किसे कहते हैं? एंकर बाइट क्या है? एंकर बाइट का अर्थ है कथन। टेलीविजन में किसी खबर को पुष्ट करने के लिए उससे संबंधित बाइट दिखाई जाती है। किसी घटना के बारे में प्रत्यक्ष दृश्य यानी जो प्रत्यक्ष
प्रत्यक्षदर्शी होते हैं उस घटना के, या जो संबंधित व्यक्तियों का जो कथन दिखाकर या सुनाकर समाचार को प्रामाणिकता प्रदान करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न के लिए भी मैं कहूँगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है, एंकर पैकेज किसे कहते हैं? तो एंकर पैकेज क्या है कि पैकेज किसी भी खबर को संपूर्णता से पेश करने का साधन होता है। इसमें संबंधित घटना के दृश्य, लोगों की बाइट और ग्राफिक से जुड़ी सूचनाएं दी जाती है। तो यह है एंकर पैकेज। इसके बाद प्रश्न है कि रेडियो समाचार तैयार किए जाने वाली जो समाचार की कॉपी है उसकी विशेषता क्या होनी चाहिए रेडियो समाचार में? तो ध्यान दें, रेडियो पर प्रसारण के लिए तैयार की जाने वाली समाचार कॉपी में एक पंक्ति में अधिकतम 12 से 13 शब्द होने चाहिए। वाक्यों में जटिल और उच्चारण में कठिन शब्द, संक्षिप्त अक्षरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए और 1 से 10 तक के अंकों को शब्दों में लिखना चाहिए और 11 से 999 तक के अंकों जो अंक है उनको अंकों में लिखना चाहिए। तो 1 से 10 तक के शब्द है उनको अपन लिखें अंकों में और जो 11 से 999 तक है उनको एक तरीके से शब्दों में लिखना चाहिए। तो 1 से यहाँ ध्यान दें आप, 1 से 10 तक है उनको शब्दों में लिखें और इससे आगे के जो है उनको अंकों में लिखें। इसके बाद का प्रश्न है वो है प्रिंट मीडिया के कौन कौन से लाभ है। अब प्रिंट मीडिया की उपयोगिता क्या है, खूबी क्या है? प्रिंट मीडिया को धीरे धीरे दोबारा और यहाँ पे आप मर्जी देखें, मर्जी के अनुसार पढ़ा जा सकता है। किसी भी पृष्ठ या समाचार को पहले या बाद में पढ़ा जा सकता है और इन्हें सुरक्षित रखकर संदर्भ की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 18वां है और इसके लिए मैं वही बात कहूँगा कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसलिए कि डेडलाइन किसे कहते हैं? तो समाचार पत्र पत्रिकाओं में समाचार या रिपोर्ट प्रकाशित करने हेतु जो समय सीमा निश्चित की जाती है उसे कहते हैं डेडलाइन। प्रश्न नंबर 19, प्रिंट माध्यम के लेखकों को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो प्रिंट माध्यम के लेखक है उनको समय सीमा डेडलाइन का, शब्द सीमा का और अशुद्धियों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद प्रश्न नंबर 20वां है कि मुद्रित माध्यम की कमजोरी क्या है? मुद्रित माध्यम की कमजोरी यह है कि प्रिंट माध्यम या मुद्रित माध्यम अनपढ़ लोगों के लिए बेकार की वस्तु है। इसके अलावा वे किसी घटना की खबर एक निश्चित समय बाद देते हैं। जैसे घटना आज हुई है तो अखबार में वह घटना कल अपने को देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद प्रश्न है एनकोडिंग और डिकोडिंग 2 शब्द होते हैं। एनकोडिंग क्या है? संदेश को भेजने के लिए शब्दों, संकेतों, ध्वनि चिन्हों का उपयोग किया जाता है। भाषा भी एक प्रकार का कूट चिन्ह या कोड है, अतः प्राप्तकर्ता को समझाने के लिए योग्य कूटों में संदेश बांधना कूटीकरण या एनकोडिंग कहलाता है और उसको जो प्राप्तकर्ता वापस अपने भाव के अनुसार समझता है तो उसे अपन कहते हैं डिकोडिंग। इसके बाद आगे का प्रश्न है ब्रेकिंग न्यूज क्या है? ब्रेकिंग न्यूज अपन अक्सर टेलीविजन पर देखते हैं, तो ब्रेकिंग न्यूज का दूसरा नाम है फ्लैश। इसके अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण या बड़े समाचार को कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाया जाता है। तत्काल जो लेटेस्ट खबर हो, जैसे नेपाल में आया भीषण भूकंप, तुरंत की बात है, वह 2 रेलगाड़ियों में टक्कर, 10 मरे, सैकड़ों घायल, मतलब ये तुरंत की जो खबर पहुंचा दी जाती है उसे अपन कहते हैं ब्रेकिंग न्यूज। इसके बाद प्रश्न 23वां है कि पत्रकारीय लेखन में सर्वाधिक महत्व किस बात का है? तो पत्रकारीय लेखन में सर्वाधिक महत्व समसामयिक घटनाओं की जानकारी शीघ्र देने का है। तो पत्रकारीय लेखन में सर्वाधिक महत्व वाली खबर कौन सी होती है? समसामयिक घटनाओं की जानकारी शीघ्र देना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 24वां आपके सामने आता है और वो इस प्रकार है कि अखबार अन्य माध्यमों से अधिक लोकप्रिय है। देखिए सभी माध्यमों में, जनसंचार के माध्यमों में अखबार सबसे लोकप्रिय है। इसका मुख्य कारण क्या है? तो अखबार अन्य माध्यमों से अधिक लोकप्रिय है क्योंकि यह छपा हुआ होने के कारण इसमें स्थायित्व का गुण है। इसे अपनी इच्छानुसार कहीं भी कभी भी पढ़ा जा सकता है। जैसे आज का अखबार है तो हम 5 वर्ष बाद भी कभी भी पढ़ सकते हैं। आज का अखबार हम कल पढ़ सकते हैं। कोई खबर समझ में नहीं आई तो हम वापस लौट कर पढ़ सकते हैं। इसलिए जो अखबार, यानी हम कह सकते हैं अखबार कह सकते हैं या यहाँ पर मुद्रित माध्यम कह सकते हैं, मुद्रित माध्यम सर्वाधिक लोकप्रिय होने का कारण यही है कि इसमें स्थायित्व का गुण होता है।
तो प्रिय विद्यार्थियों, ये रचना अभिव्यक्ति और माध्यम जो आपकी पाठ्यपुस्तक है उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे और ये भाग था फर्स्ट। आगे के वीडियो में आप देखेंगे इसका भाग 2, और उस भाग 2 और फर्स्ट को मिलाकर आपकी इस पाठ्यपुस्तक के बोर्ड की दृष्टि से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश हो जाएगा। तो इस वीडियो के जितने प्रश्न हैं उनको आप ध्यान से देखें, और जैसे ही आप तक दूसरा भाग पहुंचे तो उनको भी आप जरूर देखें और कोशिश करें अपनी नोटबुक में इनको नोट करने की। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और उम्मीद आपसे ये करूँगा कि आपको ये वीडियो समझ में आया है। आप इसको अधिक से अधिक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। मिलेंगे आगे वाले वीडियो के साथ, तब तक आइए दीजिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।